तो हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो जिले का मालिक होता है। उसके हाथों में पूरे जिले की जो कमान होती है वो होता है। वो चाहे तो हर विभाग पर कार्रवाई कर सकता है, हर विभाग की देखरेख कर सकता है और सभी के ऊपर उसे तैनात भी किया जाता है। लेकिन उसकी अगर कार्यकाल में शक्ति रहती है तो जो नीचे कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो शक्ति से काम करते हैं। अगर उसकी तरफ से ढील रहती है तो फिर कोई भी कार्य उस जिले में सही नहीं होता, ना ही कोई विकास करता है जिला और ना ही कोई क्राइम खत्म होता है। एक जिला उत्तर प्रदेश का लगता है बदायूं में एक नई डीएम की तैनाती हुई है जिनका नाम निधि श्रीवास्तव है। वो अपने कार्यकाल के लिए बहुत अच्छी इस समय पहचानी जा रही है। उन्होंने आरटीओ पर जाकर के एक बार छापा मारा तो वहां हजारों दलाल काम कर रहे थे। जो भी ग्रामीण व्यक्ति या फिर कोई शहरी व्यक्ति जो भी जाता था XYZ अपना मतलब काम कराने के लिए, चाहे वो गाड़ी का कोई काम हो, चाहे वो लाइसेंस का कोई काम हो, चाहे फिटनेस का कोई काम हो, चाहे गाड़ी ट्रांसफर कराने का काम हो, लेकिन दलाल उनसे 4 गुने 10 गुने ज्यादा पैसा वसूला करते थे। क्यों? जहां पर 500 रुपए खर्च होते थे वहां दलाल उनसे 5,000 रुपए मांगा करते थे, 4,000 रुपए मांगा करते थे। और अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए थे वो इतने भ्रष्ट थे कि तुम डायरेक्ट अगर काम करवाते थे तो तुम्हारा काम नहीं करते थे, उन दलालों का काम किया करते थे। क्योंकि उनकी मिली भगत थी कि जो दलाल बाहर लोगों से पैसे लेते थे उनसे कुछ % वो उन्हें देते थे अंदर कर्मचारियों को, फिर वो उन दलालों का काम फटाफट कर देते हैं। और फिर जो गांव का व्यक्ति जाता है, कोई साधारण व्यक्ति जाता है कि भाई हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनना है या फिर हमारा गाड़ी का कोई काम है, लेकिन वो नहीं करते थे, उन्हें चक्कर कटवाते रहते थे। वहां पर दलालों का मेला लगने लगा था। तभी एक दिन डीएम साहिबा के पास में ये शिकायत पहुंची कि आरटीओ दफ्तर में बहुत ज्यादा दलाल बैठे हुए हैं, घूसखोरी हो रही है, बिना दलालों के वहां पर काम नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि वहां के जो आरटीओ अधिकारी थे वो भी मतलब दलालों के ही संपर्क में थे, वो भी दलालों का ही काम ज्यादा किया करते थे। जो नई तैनात मैडम निधि श्रीवास्तव, उनके कान में ये सूचना आई तो वो अपनी फोर्स के साथ में वहां पहुंची और जब जाकर के उन्होंने धावा मारा तो फिर वहां दलालों की भगदड़ मच गई। अब तो दलाल बिना चप्पल पहने ही खेतों में दौड़ने लगे, इधर से उधर भगदड़ मच गई। जितनी भी दुकानें थी उन्होंने सब बंद करवाई, दलालों की छुट्टी करवाई। वहां से कुछ दिन तक तो हिसाब किताब सही रहा, दलाल डरते रहे लेकिन छुप के इधर उधर से काम करते रहे। और अंदर जाकर के जो कर्मचारी थे जो वहां काम कर रहे थे ऑफिस में, जो ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे थे, गाड़ी की फिटनेस वगैरह जो भी थी वो काम करते थे, उन्हें भी सख्त चेतावनी दी कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति दलालों के संपर्क में नहीं रहेगा और ना ही दलालों का काम करेगा। डायरेक्ट जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका डायरेक्ट काम किया जाएगा। कुछ दिन तक हिसाब किताब सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी फिर वही गत होनी शुरू हो गई। लेकिन ये गत जब ही शुरू होती है कि जब कोई आईपीएस अधिकारी या फिर आईएएस अधिकारी अपनी टीम के साथ जाता है और वहां दबस देता है तो वो लोग सतर्क हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही गत होता है। लेकिन इसमें सुधार तो जब होता है, जैसे कि मैडम, एक मध्य प्रदेश की मैडम थी जिनका नाम निशा था, वो अपनी सादा भेष में जाती हैं, ना तो वो अपनी टीम को लेती हैं ना ही किसी को साथ लेती हैं, केवल अपने ड्राइवर को लेती हैं। क्योंकि उन्हें अपने जिले में लोगों के प्रति विश्वास बिठाना था, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी और लोगों का हर अधिकारी से, हर विभाग से विश्वास उठ चुका था। इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, यहाँ से थाने से लेकर के चौकी तक और चौकी से लेकर के आरटीओ तक, आरटीओ से लेकर के स्कूल विभाग तक, स्कूल विभाग से लेकर के गल्ले की जो दुकानें थी राशन की सरकारी, उन तक, यानी ऐसा कोई विभाग नहीं बचा था, तहसील से लेकर के हर जगह रजिस्ट्री तक, कि वहां पर घूसखोरी हो ना रही हो। अर्थव्यवस्था इतनी बेकार हो गई थी कि लोगों का मन ही नहीं करता था कि हम किसी काम को जाएं और काम करवाएं। यह देख करके मैडम जी विचार करती हैं कि इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, आखिर क्या बात है। तब वो अपने पीए को बुलाती हैं, जो अर्दली होता है, उससे कहती हैं कि भाई एक बात बताओ, यहाँ जो इन एप्लीकेशनों की जो लाइन लगी हुई है, यहाँ पर जो ढेर लगा हुआ है, ये क्या बात है, यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था इस जिले की है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो अभी जल्दी में ही तैनात हुई हूँ। तब वो बताते हैं कि मैडम जी क्या बताएं, यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि लोगों का विश्वास ही उठ गया अधिकारियों से। अब तो लोग यहाँ आना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले जो यहाँ पर डीएम रहे थे उन डीएम ने कुछ किया ही नहीं था।
और हर जगह से उनके पास में घूसखोरी आ जाती थी। लोग दलाल उनसे मिले हुए थे और जो अधिकारी कर्मचारी थे वो नीचे लोगों को परेशान करते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनके पास आ जाते थे। सारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि आप देखेंगी तो खुद परेशान हो जाएंगी। मैडम कहती हैं इतनी अर्थव्यवस्था खराब है। फिर वो उन एप्लीकेशनों को मैडम देखती हैं तो फिर वहां पर एक नहीं हजारों एप्लीकेशन पड़ी थी। सभी में कोई किसी की शिकायत है तो कोई किसी विभाग की शिकायत है तो कोई किसी विभाग की शिकायत है। लेकिन मैडम इन सभी को देख करके बड़ी हैरत में पड़ जाती हैं कि आखिर अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि पहले तो अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाउन है, लोगों का विश्वास भी उठ चुका है। अब मुझे लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों के प्रति अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए, अधिकारियों की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तब वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ऐसा करो, कल से हम खुद निरीक्षण करेंगे लेकिन टीम के साथ नहीं करेंगे, अपने लोग सादा चलेंगे, एक ड्राइवर को साथ लेकर के। तभी वो मैडम दूसरे दिन, उस दिन तो कुछ नहीं करती हैं, दूसरे दिन जाती हैं और नॉर्मल कपड़े पहन लेती हैं जैसे वो घर पहना करती हैं, बिल्कुल सादा। ये नहीं कह सकता था कि कोई ये मैडम डीएम है। और वो नॉर्मल कपड़े पहन करके और अपने ड्राइवर से भी कहती हैं, अर्दली से भी कहती हैं कि तुम लोग भी बिल्कुल नॉर्मल बन जाओ, जैसे कोई ग्रामीण मजदूर गांव का है। वो लोग भी सादा कपड़े पहन लेते हैं और फिर गाड़ी में बैठ करके सीधी सरकारी स्कूल की जो प्राथमिक विद्यालय था उसकी तरफ निकल पड़ती हैं। वो सोचती हैं कि पहले हम आर्थिक व्यवस्था देखें कि हमारे जो देश का भविष्य है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का माहौल क्या है, क्या स्थिति बना रखी है स्कूलों की। जब मैडम वहां पहुंचती हैं तो कुछ ही दूर गांव से बाहर यहाँ पर एक पेड़ खड़ा था और कह देती हैं अपने अर्दली और ड्राइवर से कि तुम गाड़ी यहीं पर रोकना और मैं अकेली ही इस प्राथमिक विद्यालय में जा रही हूँ, फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था देखूंगी, क्योंकि टीम के साथ जाकर के कुछ हासिल नहीं होगा। तब वो मैडम अकेली ही निकल पड़ती हैं और स्कूल में जाकर के पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सभी टीचर एक जगह पर बैठे हुए आपस में कुर्सियों पर बातें उड़ा रहे थे, उधर उधर बातें कर रहे थे। लेकिन बच्चे कभी इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, कोई लड़ रहा है तो कोई झगड़ रहा है, कोई गाली गलौज दे रहा है। मैडम वहां की जब अर्थव्यवस्था देखती हैं, वहां इतनी गंदी कूड़ा पड़ा हुआ था। मैडम जो पहुंचती है तो वो तो नॉर्मल समझ रहे थे कि ये कोई नॉर्मल मैडम है, कोई नॉर्मल महिला है। तब वो मैडम पहुंचती हैं और वो कहते हैं कि और जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, वो एक दूसरे से मतलब बातें करने लगे। और मैडम वहां पहुंचती हैं तो पूछते हैं कैसी आई आप? तो कि आए क्या थे कि हम बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमने कमरा ले लिया है और हमने सोचा कि अभी कुछ दिन हम अपने बच्चों का एडमिशन करा दें। यहाँ पर हमारा एक बच्चा है, उसका एडमिशन यहाँ होगा, तो हम देखने के लिए आए थे, आपसे बात करने के लिए आए थे। वो कहने लगे कि करा दो ना एडमिशन, यहाँ तो सरकारी स्कूल है, सबकी भर्ती है, किसी को मना नहीं है, आप जैसा भी बच्चा लाएंगे आपका एडमिशन हो जाएगा, बात खत्म। मैडम कहने लगी एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन फिर भी तो हमें व्यवस्था देखनी है कि हमारे बच्चे की व्यवस्था यहाँ होगी या नहीं होगी, स्कूल का माहौल कैसा है। फिर मैडम चारों तरफ घूमती हैं, देखती हैं तो बच्चे कभी इधर मिट्टी में लौट रहे हैं तो कभी उधर लड़ाई कर रहे हैं, कभी इधर उधर कबड्डी खेल रहे हैं। और जो स्कूल में जो फट्टियां होती हैं बिछाने की बच्चों की, वो भी सब फटी पुरानी थी। इतनी स्थिति खराब थी स्कूल की कि मैडम को वहां रुकना दुश्वार हो रहा था। मैडम ये सारी स्थिति देखती हैं तो ना जाने कब से उस स्कूल पर पेंट नहीं हुआ था, कब से उसकी पुताई नहीं हुई थी और वो लोग बच्चों से कोई मतलब ही नहीं रख रहे थे। तब मैडम एक क्लास में जाती हैं और वहां बच्चे आपस में शोर मचा रहे थे, धुंध काट रहे थे। तभी मैडम पूछती बच्चों शांत हो जाओ, एक बात बताओ, तुम्हें कोई यहाँ स्कूल में पढ़ाने नहीं आता है क्लास में? तब वो बच्चे कहते हैं मैडम ऐसे यहाँ खेल रहे हैं, ऐसे घर खेलते हैं, घर वाले यहाँ भगा देते हैं और यहाँ खेलते रहते हैं तो यहाँ से टीचर घर को भगा देते हैं, बस यही करते रहते हैं, हमें कोई पढ़ाने ही नहीं आता, हमें तो ये भी नहीं पता कि छोटवा किसे कहते हैं। ये बात जब मैडम सुनती हैं तो बड़े हैरत में पड़ जाती हैं कि आखिर बताओ ये लोग 40-40, 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह लेकर के सारे दिन कुर्सियों पे बैठे रहते हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आखिर गरीब बच्चा अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराता है इसीलिए कि कुछ हमको भी लाभ मिल जाएगा और हमारे बच्चे को भी शिक्षा मिल जाएगी। अब मैडम जब उन टीचरों के पास आती हैं और फिर प्रिंसिपल रूम में जब पहुंचती हैं तो प्रिंसिपल से पूछती हैं कि सर आपके यहाँ की यही व्यवस्था है, मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रही थी। वो कहते हैं कैसी व्यवस्था होगी आपके लिए, क्या पर्सनल व्यवस्था करवाई जाएगी आपके बच्चे को? अरे सब पढ़ रहे हैं तो आपका भी पढ़ेगा, आप एडमिशन करा दीजिए। मैडम कहने लगती हैं कि तुम जैसे हराम खाऊ के लिए यहाँ पर रहने का अधिकार किसने दिया है? तुम लोग हराम की तनख्वाह लेते हो, सरकार का पैसा तुम जब्त कर रहे हो
तुम्हें जितना दिया जा रहा है उतना भी तुम स्कूल में बैठ करके काम नहीं करते। वो प्रिंसिपल कहता है कि मैडम जरा जवान सवाल के बात कीजिए, आप बात कैसे कर रही हैं। तभी उनमें कुछ कहा सुनी होने लगती है। इन आवाज को सुनकर के जो बाहर टीचर अपनी बातें फर्रा रहे थे वो भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैडम को हम काफी देर से देख रहे हैं, ये तो ऐसा निरीक्षण कर रही है जैसे कि कोई यहाँ की जो डीएम हो। मैडम कहती है मैं डीएम तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बता जरूर दूंगी कि मैं कौन हूँ। तभी वो मैडम तुरंत फोन करती हैं और फोन करके अपनी टीम को बुलाती हैं और कहती हैं इन सभी को गिरफ्तार करो, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है और बच्चों का भविष्य खराब करने के जुर्म में, सरकार की सेवाओं का दुरुपयोग करने के जुर्म में इन पे कई धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। वहां पुलिस भी आ जाती है और टीम जो मतलब शिक्षा विभाग की टीम होती है वो भी आ जाती है और उन सभी को तत्काल मैडम गिरफ्तार करवाती हैं और गिरफ्तार करवाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, उन्हें सस्पेंड कराती हैं और तुरंत उन्हें भेज देती हैं कि इन सबको जेल के पीछे भेजो, क्योंकि उन्होंने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। अब सभी के लिए मैडम अरेस्ट करवा देती हैं, सस्पेंड करा देती हैं। अब तो वो सब पैरों में गिरने लगते हैं, लेकिन मैडम कहती हैं कोई गुंजाइश नहीं है, इन बच्चों के भविष्य से तुम लोग खेल रहे हो, तुम नौकरी करोगे यहाँ पर, तुम मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव कर रहे हो, सलूक कर रहे थे, तो एक सीनियर अधिकारी के साथ बदतमीज करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करवाते हैं और तुम्हारे लिए जेल होगी। सबके लिए जेल भिजवा देती हैं और फिर वहां की सारी अर्थव्यवस्था सही कराती हैं और फिर अच्छे टीचरों की वहां नियुक्ति होती है। फिर वहां पढ़ाई सही होने लगती है और लोग फिर उन मैडम की चर्चाएं करने लगते हैं और फिर वो इस प्रकार से कई जगह ऐसे छापा मारा करती हैं और जहां जो अर्थव्यवस्था ज्यादा व्यस्त थी, भंग थी, जहां लोग परेशान थे, वो सारी अर्थव्यवस्थाएं जितने दिन वो रहती हैं सारी सही करा देती हैं। तो लोगों के मन में वो जगह बना लेती हैं, लोग उन्हें बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और फिर उनका बड़ा आदर सम्मान करने लगते हैं। और लोग ये सोच रहे थे कि ऐसी मैडम हमारे जिले में बनी रहें तो हमारी जिले की तरक्की हो जाएगी और इनका ट्रांसफर ना हो। लेकिन कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को जो घूसखोर दलाल होते हैं, जो अपनी दादागिरी में रहते हैं, जिनकी पावर होती है, वो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं और उन्हें ज्यादा दिन टिकने नहीं देते। कुछ ही महीने वो मैडम टिकी होंगी वहां पर और फिर उनके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है। फिर आगे क्या हुआ इसके बारे में तो अभी कोई अपडेट नहीं आई है। कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे कि मैडम के जाने के बाद उस जिले में क्या हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैडम ने जो अपना कार्यकाल किया उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।